नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन आपके सितारे। नहीं, इस दुनिया में करीब करीब 700 करोड़ लोग रहते हैं और इन 700 करोड़ लोगों के ऊपर 12 राशियों का प्रभाव रहता है। मतलब आप मोटे तौर पे हिसाब लगाएंगे तो एक राशि के पीछे करीब करीब 60 करोड़ लोग बैठते हैं। अब एक राशि, उसका प्रभाव 60 करोड़ लोगों पर, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत या उनका नसीब कुछ अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? और खासकर नौकरी पेशा को लेकर काफी दिक्कतें आती लोगों को, तो हम आज उस संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंडित दिनेश शर्मा जी। सबसे पहले स्वागत है आपका साथ। नमस्कार। पंडित जी, ये बताइए कि आमतौर पे लोग जो है नौकरी और व्यवसाय इसको लेकर जन्म कुंडली से जोड़ लेते हैं कि भाई आपकी जन्म कुंडली में ये सारी चीजें हैं तो आपको ये नौकरी मिल सकती है। कहाँ तक इसमें कुछ सच्चाई है? आमतौर पे लोगों को, सभी लोगों को आज जरूरत का साधन बन गया है पैसा। बिना पैसे के कोई चीज होती नहीं है। रिश्तेदार जो लोग हैं कुछ समय साथ देते हैं, माँ बाप कुछ समय तक साथ देते हैं, दोस्त लोग कुछ समय साथ देते हैं, लेकिन इंसान के खीसे में अगर पैसा रहता है तो पैसा 24 घंटे इंसान को साथ देता है। ये भी उतना ही सच है। इसलिए लोग व्यवसाय और नौकरी की तरफ में ज्यादा उनका रुझान रहता है। आमतौर पर आज जिधर देखो उधर सभी लोग जो परेशान हैं तो सब पैसे के लिए और नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए परेशान है। तो जन्म कुंडली से अपने को ये पता चल सकता है, जैसे कोई जन्म कुंडली लेके आया अपने पास, तो हम ये पहले अंदाज लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। आमतौर पे जन्म कुंडली का लोग जो एक भ्रांति बना के रख लिया उन्होंने, जन्म कुंडली को सिर्फ शादी और विवाह तक ही जोड़ के रखा है, जबकि जन्म कुंडली का जो संबंध है इंसान के जीवन से हर पहलू से जुड़ा हुआ है जी। तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के अंदर अगर हम थोड़े, अब ये तो बहुत बड़ी चर्चा होगी, लेकिन संक्षिप्त में जानकारी के लिए बताना चाहूंगा पाठकों के कि अगर जन्म कुंडली में आपके लग्न से दूसरे घर में, आपके लग्न से छठे घर में, आपके लग्न के 10वें घर में शनि ग्रह का कहीं पे भी अगर संबंध आता है, शनि ग्रह वहां पे बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। हमारे श्रोताओं के लिए फिर से आप दोहरा देंगे कौन कौन से घर में आपने कहा है? जन्म कुंडली के पहला घर जिसे लग्न कहते हैं जी, तो पहले घर से दूसरा घर, यानी जिसको हम संपत्ति कुटुंब स्थान भी कहते हैं जी। तो दूसरे घर में, छठवें घर में और 10वां घर में जिसे कर्म भाव कहा जाता है, वहां पे अगर शनि का कहीं संबंध आता है, शनि ग्रह अगर वहां पे है, शनि की राशि अगर वहां पे है, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी मिलती है। मतलब हमारे जन्म कुंडली से ये भी पता चल सकता है कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला है या प्राइवेट नौकरी करने वाला है या फिर व्यवसाय करने वाला है। जी। जैसे अब बहुत बार लग्न के ऊपर ये हो जाता है, 10वें भाव के अंदर अगर वहां पे शनि आता है तो दो चीज हो जाती है इसमें कि बहुत बार जिस व्यक्ति की कुंडली है, एक तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं तो निश्चित तौर पर उसकी ऐसी लड़की से शादी होगी कि जो खुद नौकरी में होगी। अच्छा, ये भी होता है जी। 10वें भाव में अगर शनि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति एक तो नौकर रहता है, नहीं तो राजनीतिक टच में रह के गरीब लोगों का नेतृत्व करता है, जिसको हम सामाजिक वर्कर, जो सोशल वर्कर कहते हैं। लेकिन अगर वो सोशल वर्कर है तो निश्चित तौर पे उसकी पत्नी सरकारी नौकरी में रहेगी जी। और ठीक उसी प्रकार दूसरे घर में अगर संबंध आ जाता है शनि का तो उसको नौकरी मिलती है। छठे घर में शनि का नौकरी का अगर संबंध आता है तो उसे नौकरी मिलती है। और सरकारी, अब सूर्य का जिस पर प्रभाव रहता है, क्योंकि सरकार सूर्य है और सूर्य से संबंध कहीं ना कहीं अगर आ जाता है तो व्यक्ति सरकार में जाता है, नहीं तो फिर वो प्राइवेट नौकरी करता है। लेकिन अगर उसका शनि का कहीं संबंध नहीं आ रहा है 2, 6 और 10वें भाव से, तो ऐसे व्यक्ति को फिर व्यवसाय करता है। लेकिन वो अपने जीवन में कितने बार व्यवसाय बदलेगा ये अपने को 10वां भाव अपने को गाइड करता है। जैसे किसी के लग्न कुंडली का लग्न कुछ भी हो, अब समझ लो 7 वहां पे बैठा हुआ है, तुला राशि बैठी है अगर 10वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में 7 व्यवसाय करेगा। 7 व्यवसाय बदलता ही है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। ठीक उसी प्रकार नौकरी का भी है। अगर प्राइवेट नौकरी उसको है तो उसको किसी न किसी कारणवश 5-6 नौकरी बदलना ही पड़ता है। तो इसकी जानकारी हमारे को कुंडली से पता चल जाती है जी। तो जीवन के अंदर
मैं तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे आपका बच्चा ये हुआ, इसका कैरियर वगैरह होने के बाद नौकरी करने के साथ जब वो बच्चा बड़ा हो गया है, सक्षम हो गया है, तो कुंडली से अगर आपने किसी अच्छे जानकार अनुभवी ज्योतिष से अगर इसके बारे में परामर्श ले लिया तो आपको आपके बच्चों को नौकरी रहेगी या व्यवसाय, तो इसका आप पहला अपने ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं। जी, तो अपने एडवांस में जी, हो सकता है, बता दिया। जी। पंडित जी बहुत अच्छी बात बताई है आपने, लेकिन एक बात ये भी जानना चाहता हूँ कि कहीं पढ़ा भी है मैंने कि इसके द्वारा, जन्म कुंडली के द्वारा आप ये भी बता सकते हैं कि वो व्यक्ति को किस विभाग में नौकरी मिल सकती है, ये भी कि ये कुछ हाँ जी, सच्चाई है, वो उसके ऊपर जरा जैसे तत्व के ऊपर रहते हैं जी। तत्व जैसे अग्नि तत्व है, राशियों में ये भी देखा जाता है अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे संबंध में अगर दसम भाव का संबंध जिस समझ लो वायु तत्व कन्या राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को यानी बोलने से संबंधित उसको नौकरी मिलेगी। समझ लो जल तत्व की राशि वहाँ पे आज समझ लो वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को जल विभाग में समझ लो सिंचन भवन, सिंचन के इसमें नहर में, तालाब में, ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ से पानी का संबंध आता है ये मिलेगा। आप समझ लो वहाँ पे मंगल की राशि आ जा रही है, मंगल की राशि अगर वहाँ पे वृश्चिक राशि आ रही है और उस पर मंगल की दृष्टि है या मंगल वहाँ है, तो ऐसा व्यक्ति सेना में जाएगा या पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा या प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर बनेगा। ये अपने को दसम भाव बताता है। ठीक उसी प्रकार बहुत से लोग जो हमारे पास में आते हैं, तो जन्म के समय से हम लोग देख लेते हैं उसका कि जो व्यक्ति हमारे पास में आया है तो किस विभाग में जाएगा। तो बहुत से जो बच्चे लोग आते हैं, हम देखते हैं कि भाई तुम कितने बजे सो के उठते हो, तो बताते हैं हम 8 बजे देते हो। हम लोग ठीक है उसकी कुंडली देख के डिसाइड कर देते कि तुमको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है। निश्चित तौर पे ये ऐसा ही होता है, क्योंकि मंगल सोने का इनसे क्या संबंध है? जी आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है कि जो सोने का संबंध इसलिए कि जैसे बहुत से लोगों के पास में कुंडली होती है लेकिन कुंडली नहीं भी होती है, लेकिन वो कुंडली बराबर है या नहीं हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। एक उसका थर्मामीटर है कुंडली चेक करने का। अगर ऐसा व्यक्ति देर से उठता है तो उसको किसका प्रभाव है ये हमको पता चल जाता है। अच्छा। हाँ। और अगर वो जल्दी उठता है तो उस पर किसका प्रभाव है इससे पता चलता है। अब वो देर से उठता है तो निश्चित तौर पर उसका डाइजेशन खराब रहता है। हम बोल देते तुम्हारा डाइजेशन, बोलते हैं हाँ ठीक है तो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाऊंगे, इंजीनियरिंग में जाऊंगे। ये इस पे से अपने को ये एक ज्योतिष के छोटे छोटे फंडे होते हैं। बहुत से लोगों की जन्म तारीख होती है लेकिन जन्म तारीख रहने के बाद में उनको अपनी जन्म का समय मालूम नहीं होता। जन्म का समय मालूम नहीं होता। वो तो आते हैं, समस्या तो है, ज्योतिष के पास आए हैं, चुप तो बैठना नहीं, उनको अपन ने समाधान करके भेजना है। तो हम उनको 4-5 क्वेश्चन करते हैं और उस पर तो पता चल जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म कितने बजे हुआ होगा। और जब वो अपन बता देते हैं कि इतने बजे आपका जन्म हुआ है, ये आपकी कुंडली और ये आपका भविष्य इस ढंग से होगा। लेकिन और एक इसके अंदर है, मैं भविष्य कुछ भी बता दूं लेकिन सबसे भविष्य बड़ा जो है ज्योतिष है ऊपर वाला है। कर्म के ऊपर सब चीजें डिपेंड करती हैं कि अगर हमने पढ़ाई कर ली, कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने कर्म नहीं किया तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा पढ़ाई कर ली हमने, कर्म किए हमने, कई बार ऐसे भी देखा है कि लोग काफी सक्षम है, इंटरव्यू में उनको कॉल भी आ गया, सब कुछ आ गया उनका, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, जबकि कोई और सेलेक्ट हो जाता है जो उतना काबिल नहीं होता। तो क्या इसका क्या कोई उपाय या कुछ तरीका? उसमें ये होता है साहब कि जैसे जिसने बार बार इंटरव्यू दे रहा है और उसको सफलता नहीं मिल रही, तो जाहिर तौर के ऊपर यहाँ पे श्राप का संबंध आता है, श्राप का पिछले जन्म का संबंध आता है। कि एक ज्योतिष पाराशरी में एक ये भी एक भाग मिला हुआ है कि नवमांश कुंडली के ऊपर से ये पता चल जाता है कि पिछले जन्म में उससे क्या क्या गलतियां हैं। जो गलती करेगा उसको तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो नवमांश कुंडली के ऊपर से तब जैसे मैं थोड़ा ऊपरी बताऊंगा। समझ लो नवमांश कुंडली में मेष लग्न अगर आ गया है नवमांश में, तो उसने पिछले जन्म में अपने भेड़ बकरी का ज्यादा शिकार किया होगा, तो उसके लिए कोई पूजा और शांति नहीं है, ना पंडित की जरूरत है। भेड़ बकरी का अगर तुमने हत्या की है तो उसका शाप का तुमको भी अपने को ही प्रायश्चित करना है। और प्रायश्चित करने के लिए पूजा और कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 रुपए के मुरमुरे से ही ये होगा कि आप 20 रुपए के मुरमुरे ले लीजिए और शनिवार के दिन, हर शनिवार को 5 शनिवार को बकरी को या भेड़ को, भेड़ तो शहरों में मिलेंगी नहीं, बकरी कहीं ना कहीं दिख जाएंगी, अपने स्कूटर में या गाड़ी में मुरमुरे रखे रहिए और 20 रुपए के उसको जो थोड़े से एक मुट्ठे मुरमुरे दे दीजिए, 5 शनिवार कीजिए, तो उससे उसका प्रायश्चित होगा। समझ लो वृषभ लग्न आ गया,
तो वृषभ लागे उसने बैल के ऊपर ज्यादा अत्याचार किया, जैसे किसान लोग ज्यादा ढुआई करते हैं तो वैसे हैं, तो बैल है गाय है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों ने अगर उनको बार बार तकलीफ आ रही है तो शनिवार के दिन उन लोगों ने बैल को अच्छा चारा खिलाना चाहिए, गाय को बुधवार के दिन चारा खिलाना चाहिए। मिथुन लग्न आ गया तो गर्भ हत्या का संबंध आता है। समझ लो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति पिछले जन्म में मेडिकल रहा होगा या जो भी होगा, पिछले जन्म तो मालूम नहीं, लेकिन इस पे तो अपने को पता चलता है जो मैंने किताबों में रखा है, किताबों में चढ़ा वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो गर्भ हत्या का शाप रहने के बाद कोई पंडित की पूजा नहीं, हम लोग बोलते हैं कि आप अगर आप आए हैं तो सिर्फ 60 रुपए खर्चा कीजिए। जिस दिन उस व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म नक्षत्र होता है, उस दिन जाके सरकारी अस्पताल में 11 या 12 जो गर्भवती माँ बहनें महिलाएं होती हैं उनको पार्ले का बिस्किट का एक एक पैकेट दे दीजिए जी, तो उससे उसका गर्भ का निवारण होगा। अब समझ लो कर्क लग्न आ गया तो काल सर्प हो जाता है। अब काल सर्प हो जाता है तो काल सर्प के लिए सीधे सीधे उसने अपने घर में पूजा करना चाहिए। नासिक और त्र्यंबकेश्वर जाने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ लोगों को, अपने कई प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि खुद ही को खोदो तो खुदा मिलेगा, खुद पूजा करो, भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा। सिंह लग्न अगर आ जाता है तो पिछले जन्म में उसने क्षत्रिय रहा होगा, उसने शेर और चीते की ज्यादा हत्या की है, तो अमावस्या के दिन बिल्ली को उसका प्रतिबिंब है। अब शेर की हत्या की थी मौसी, तो वो हाँ मौसी मानी जाती है। अब उस शेर की हत्या की तो जंगल में वो मटन खिलाने थोड़ी जाएगा, तो शेर तो उसी को खा जाएगा, तो उसका प्रतिरूप बिल्ली है, इसलिए अमावस्या के दिन बिल्ली को दूध पिलाइए। कन्या लग्न आता है तो ऐसे समय ऐसे अलग अलग ये रहते हैं, हम आगे कभी इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो ये बताएं जो पूर्व जन्म का साथ है उसको छोटा छोटा उपचार करना चाहिए। एक उपचार उसमें ये भी आता है जिसको नौकरी में बार बार बाधाएं आती है, जिसका संबंध हम पितृ से देखते हैं। अगर किसी को पितृ का अगर शाप रहता है, पितृ यानी जिसकी हिंदू संस्कृति के अंदर जिसके 13वीं में और 10 क्रिया में कोई न कोई न्यूनता रह गई है, जिसने अच्छे ढंग से वो कर्म नहीं किया है, तो ऐसे लोगों में पितृ का भी शाप अपने को रहता है। तो पितृ के लिए कोई पूजा पाठ और शांति नहीं है। अमावस्या के दिन 5 अमावस्या तक थाली निकालिए और थाली निकाल के पितरों को आह्वान कीजिए कि आप भोजन करने आइए, और वो भोजन 5 बजे 6 बजे की थाली उठा के आप गाय को खिला दीजिए, उससे भी उसका निवारण होता है। इसके अलावा भी एक महाराष्ट्र के अंदर एक डायका की प्रथा है। डायका में हाँ, डायका जो चीज है आप बहुत से लोगों को मालूम है, डायका जो है, जो डायका करने के लिए जैसे पूजा पाठ करने का अधिकार ब्राह्मण लोगों को होता है, डायका करने का अधिकार जो मच्छी पकड़ने वाला जो भूई समाज है वो लोग करते हैं। लोग गीत गाते हैं जिसको देवी के गोंधड़ भी बोलते हैं। देवी के गोंधड़ अलग है, लेकिन ऐसे डायका करने वाले लोग गोंधड़ भी बोलते हैं। डायका के अंदर ये होता है कि अपने को घर जो अप्रत्यक्ष रूप से बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, घर में कोई अशुभ घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित तौर पे पितृ का उनको दोष है। तो पितृ को दोष को हटाने के लिए डायका का ये इसका सीधा सीधा सरल ये अर्थ ये होता है कि आप किसी भी दिन अपने घर में बुलाकर, वो डायका करने वाले को 2-3 लोग रहते हैं, तो हमारे जो मृतक जितने हैं, दादा दादी नाना नानी पिताजी माँ, उनके सबके नाम लिखते हैं और अपनी भाषा में गागा के उसकी स्तुति करते हैं, और उसके बदले में उन लोगों को थोड़ा सा अनाज और पैसे दिए जाते हैं, तो उससे भी लोगों को राहत मिलती है। कुल मिलाकर जो हमारे से गलतियां हुई हैं, तो डायका के अंदर वो जो डायका गाने वाला व्यक्ति है वो अपने पितरों को प्रसन्न करता है, ये तुम्हारी संतान है, इसके ऊपर आप दया करो, ये आप ही का वंश है। तो ये डायका का भी प्रभाव होता है कि डायका करने के बाद में भी लोगों को मिल जाता है। ये तो अपने श्रद्धा का भाग है सर जी। जैसी आपकी जैसी श्रद्धा है, जैसा सोच है, वैसे विचार हैं, और जैसे विचार और श्रद्धा रहेगी वैसे आपको रिजल्ट आएंगे। तो ये डायका का करने से भी लोगों को राहत मिलती है। नौकरी में बार बार तकलीफ अगर आ रही है, डायका कीजिए। इसके अलावा अगर आपसे कोई गलती हुई है तो सबसे 100 सुनार की 1 लोहार की। आप किसी न किसी जिस भी भगवान को मानते हैं, यहाँ पे अपना देश बहुत बड़ा देश है, आप अपने भगवान को जाके उसके मंदिर में लगातार कम से कम 45 दिन तक पूजा करना चाहिए। मेरे तरफ में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, उनको मैं एक ही सूत्र बताता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़िए आप। दूसरा उनको ये बताता हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ जा रही है तो रोटी रोजी का साधन, कुंडली के ऊपर 3 देवताओं का प्रभाव है, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, लेकिन संकट को हरने वाले, उपजीविका को देने वाले भगवान गणेश है, और हर व्यक्ति का अलग अलग जुरिडिक्शन बना हुआ है। अब जैसे नागपुर का जवाबदारी अपने हिंदू धर्म में
कोई भी अगर तुमको तकलीफ जा रही है तो आप गणेश टेकड़ी पे जाइए, 5 गुरुवार जाइए, 5 मंगलवार जाइए, दुर्वा का हार चढ़ाइए नौकरी के लिए। और 5 की जब चौथा जब हार, 5वां जब हार चढ़ाएंगे तो चांदी की दुर्वा, पूरी चांदी नहीं, एक बिल्कुल बारीक हल्की सी पत्ती बनती, ज्यादा 300-400 रुपए में बनती है, वो दुर्वा का हार भगवान को चढ़ाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार लोग सबसे पहले पूजा करने नहीं जाते, फॉर्मेलिटी करने जाते हैं। मोबाइल चालू रहता है, जूते की तरफ भी ध्यान रहता है, कोई जूते नहीं चल जाए, गाड़ी की तरफ भी ध्यान रहता है कि गाड़ी हमारी कोई मार न ले। तो भगवान का चिंतन करते समय, भगवान का भजन करते समय, उसको सरेंडर होते समय कम से कम आधा घंटा उसके सामने बैठिए, बिल्कुल ही फेस टू फेस। तो हमारे शरीर में की जितनी निगेटिव ऊर्जा है वो निकल जाती है, और वो भगवान अपने तरफ से जो पॉजिटिव ऊर्जा हमको देता है। और उसको भी दया आती है कि बेचारा गरीब आदमी आधे घंटे से मेरे सामने बैठा है, इसका कुछ तो सुन लो। हम अगर गए और एकदम से नमस्कार किए, पेड़े चढ़ा दिए, नरियल दिए, चल दिए, वो फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटी से कोई प्रसन्न नहीं होता है, भक्ति से प्रसन्न होता है। पंडित जी, आप बहुत दिलचस्प बातें कर रहे हो, और हो सकता है हमारे जो श्रोतागण है या दर्शक है, ये भी काफी कुछ उसमें प्रभावित हो रहे हैं। एक सवाल फिर मेरे जहन में आती है कि क्या ये नौकरी के लिए आपने जो उपाय बताया कि अगर आप इस राशि के हो तो आपने ये करना, उस राशि के तो ये करना चाहिए, ये अपनी जगह ठीक है, या आपने कहा अपने आराध्य देव को याद कर लीजिए, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि एक नौकरी मिल तो जाती है लेकिन वो शायद टिक नहीं पाते, शायद महीना, 2 महीना, 6 महीने में फिर वो निकल जाते हैं यहाँ से। तो ये किस वजह से होता है? हाँ, ये अगर आपका नौकरी का स्थान पाप कर्तरी योग में आ जाए, पाप कर्तरी योग यानी अशुभ ग्रह, जैसे 9वें घर में भी अशुभ ग्रह और 11वें घर में भी अशुभ ग्रह, दोनों के बीच में आपका दशम भाव फंसा हुआ है, तो इस वजह से भी होता है। ठीक उसी प्रकार गोचर का भी प्रभाव पड़ता है। गोचर यानी सूर्य हर महीने बदलते रहता है, तो सूर्य का जैसे आपके कुंडली में सूर्य किसी स्थिति में है, शनि का भी प्रभाव पड़ता है, और ये ग्रहों के प्रभाव के मुताबिक ये घटनाएं घटते रहती है। तो सभी ग्रहों को अगर आपको ये करना है, ये बार बार की झंझट से मुक्त होना है, तो बेहतर ये है कि आपने अपने धर्म के हिसाब से भगवान की आराधना करना चाहिए, शुद्ध सात्विक मन से। लेकिन मैं हमेशा दर्शकों को बताता हूँ कि पूजा करते समय आपके मन में भक्ति का भाव हो और शुद्ध शाकाहारी हो, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, तो उससे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व काम करते हैं, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, तो इनको अच्छा नैसर्गिक अगर चित्त आहार मिलेगा तो वैसे हमें काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार जैसा पानी वैसे वाणी, जैसा भोजन वैसे विचार। अच्छे भोजन करेंगे, आप इंटरव्यू में जाएंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने घर से निकलते समय सिर्फ आजकल की जो पीढ़ी हम देख रहे हैं, आज से 30 साल 40 साल पहले हम देखते थे, बच्चा स्कूल जाता था तो माँ बाप के पैर पड़ता था कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। आज ये स्थिति आ गई, हेलो हाय मम्मी डैड के ऊपर अपन आ गए और सिर्फ फॉर्मेलिटी करके निकल जाते। माँ बाप का भी आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो अगर अपने घर से निकलते समय इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने आराध्य देवता की पूजा कीजिए, माँ बाप की पूजा कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद में कोशिश कीजिए। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि आशीर्वाद के साथ अगर अच्छी कोशिश करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पे मिलती ही है। एक और सवाल फिर जहन में आता है, ये है कि कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, ये टेम्पररी 5-6 2-3 महीने में नौकरी निकल गई और फिर इसके लिए वो कुछ उपाय कर, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म 15 साल 10 साल और फिर नौकरी निकल जाती है, नौकरी बदल लेते हैं, तो कोई वजह है उसके लिए? हाँ। कि नौकरी बदल के फिर शायद दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे किसी विभाग में चले जाते हैं? ये अचानक जैसे जो परिवर्तन नौकरी का होता है, हाँ, तो शनि की वजह से होता है। शनि ग्रह के बारे में भ्रांतियां लोगों ने ज्यादा भी कर दी है, जबकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि शनि ग्रह के जैसा अच्छा ग्रह कोई नहीं है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो देने का काम करता है। और वैसे शनि ग्रह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस माना गया है। शनि के पास में सिफारिश नहीं चलती, रिश्वत नहीं चलती, आपके कर्म के मुताबिक वो सजा देता ही है और आपको सहायता भी करता है। तो जब भी शनि के ऊपर जैसे शनि का परिवर्तन होगा या शनि कुछ ही होगा, तो जैसे किसी को अड़ैया चालू होगी या शनि के साथ साथ ही चालू होगी, तो ऐसी स्थिति में हम अगर साइंस के हिसाब से देखें तो शनि के ये वायु तत्व का है, और वायु तत्व का जो संबंध आता है विचारों से आता है।
हमको लगने लगता है कि अब शनि की साढ़े साथी चल गई है, अब तो अपना शनि तो अपना काम करेगा, विचारों के अंदर परिवर्तन आएंगे। अरे मेरे को तो अभी सिर्फ 25,000 मिल रहे हैं, मैं तो 1 लाख का आदमी हूँ। उसके अंदर ये लोभ के ऐसे विचार निर्माण होते हैं और वो नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी के पीछे दौड़ता है और अपना खुद का नुकसान कर देता है। तो ये शनि ग्रह की वजह से है जी। लेकिन फिर यहाँ सवाल उठता है जी कि कई बार 7.5 होने पर इस किस्म के विचार और शायद जी। इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन कई बार ये भी दिखाया गया कि उसकी 7.5 नहीं होती है और फिर भी नौकरी टूट जाती है। हाँ, तो उसका कारण ऐसा है कि 10वें भाव के ऊपर जैसे राहु आ जाए, राहु और शनि का कहीं संबंध आ जाए। आपने देखा होगा 12 दिसंबर के अंदर, मैं एक उदाहरण के तौर पे फिर से आप रिपीट करना चाह रहा हूँ। 12 दिसंबर के अंदर 2012 में दिसंबर महीने में शनि और राहु की युति हुई, तो अपने देश के अंदर महिलाओं के साथ ज्यादती के प्रमाण ज्यादा बढ़े। देश के अंदर कानून बना, सब बना। मेरा इस पे ग्रह का ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि जो पाप ग्रह जब एक जगह आ जाते हैं तो उनका पावर ज्यादा बढ़ जाता है। तो पाप ग्रह आने की वजह से भी शनि के साथ अगर राहु आ जाए, शनि के साथ अगर मंगल आ जाए, तो एकदम मंगल उग्र ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में विचारों के अंदर उथल पुथल निर्माण होके उस व्यक्ति की नौकरी के ऊपर तकलीफ आ जाती है। तो ये ग्रहों की वजह से होता है जी। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर शनि या 7.5 न हो तो भी ये देखा गया कि कई सारे व्यापारी लोग भी ये नुकसान उठाते हैं। तो उसकी कोई वजह, नौकरी की बात अलग है जी, लेकिन व्यापार की बात कर रहा हूँ। व्यापार में ऐसा होता था गोचर के अंदर। हाँ। गोचर के अंदर जैसे अभी पूरा वातावरण बदल गया है। हाँ। आपने देखा हो कि मार्च के अंदर होली के टाइम में पानी पड़ते देखा होगा। अभी एकदम से ठंडी पड़ी है। पिछले महीने अक्टूबर महीने तक ठंडी नहीं पड़ी, नवंबर तक ठंडी नहीं पड़ी। जैसे वातावरण बदलता है तो वातावरण का भी परिणाम पड़ा हुआ है। ठीक उसी के बिजनेस के ऊपर ये चीजें पड़ती हैं कि जैसे अभी ठंडी नहीं पड़ी तो स्वेटर लोग कैसे खरीदेंगे, बारिश ही नहीं हुई है तो छाते क्यों खरीदेंगे। तो वातावरण से जुड़ा हुआ ये भाग है। ठीक उसी प्रकार ग्रहों का शनि के 7.5 नहीं है, लेकिन नौकरी छूट गई तो उसका कारण सिर्फ शनि नहीं है, उसका कारण दूसरे पाप ग्रह है। सप्तम से रिलेटेड और 10वें से रिलेटेड, 7वें भाव से संबंधित और 10वें भाव से संबंधित जो ग्रह होंगे उनके ऊपर कहीं न कहीं पाप ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो भी ये समस्या निर्माण हो जाती है। जी। तो इसके लिए उपाय क्या है, खासकर व्यापारी वर्ग के लिए? व्यापारी वर्ग के लिए कि अगर उसको ऐसा लगता है कि उसका व्यापार कहीं ये हो रहा है तो उसने ऐसी स्थिति में व्यापार कहीं हो रहा है या नौकरी हो रही है तो उसने शेष शाही भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए जी, तो उससे उसको लाभ होगा जी। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? शेषशाही हाँ, विष्णु भगवान की। हाँ, शेषशाही विष्णु भगवान की जानकारी मैं आम जनता को देना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु। आपके बताने से पहले ये भी पूछना चाहता, क्या ये नौकरी पेशे वर्ग के लोगों के लिए भी ये लागू होता है? ये सबके लिए जी, व्यापारी, नौकरी पेशा वर्ग, विद्यार्थी लोग, आम घर में जो व्यक्ति हैं तो सबके लिए लागू। मेरे ख्याल से हमारे सभी दर्शक ये सुनने के लिए उत्सुक होंगे कि शेषशाही विष्णु भगवान की पूजा किस तरह? शेष का मतलब है शेष नाग और शाही यानी सवारी। ऐसे शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी जी वहां पे बैठी हुई हैं। ये बहुत बार हमने चित्र देखा हुआ है जी। ऐसे चित्र की अगर हम पूजा करते हैं तो पूजा करने का विधान भी ये है कि 5 शुक्रवार को ये पूजा की जाती है। और पूजा करने के लिए कोई ज्यादा पंडित की जरूरत नहीं, अपने घर में शेष शाही भगवान विष्णु की एक फोटो ले आइए। शुक्रवार के दिन 5 केले ले लीजिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए और एक कटोरी में तुलसी का पानी, खड़ी शक्कर जिसको हम मिश्री बोलते हैं और मिश्री डालिए, वो तीर्थ के रूप के लिए। ये डाल के आप ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः, ये मंत्र का आधा घंटे तक। हमारे दर्शकों के लिए आप फिर इसे दोहरा देते हैं। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का कितने बार उच्चारण? ये आधा घंटे तक। कोई माला की जरूरत नहीं है, मतलब आप समय लगा लीजिए और आधे घंटे तक एक ही या आधे घंटे तक जोर जोर से मंत्र बोलिए। लेकिन ये मंत्र पूजा करने का जो समय है शुक्रवार के दिन प्रदोष काल, प्रदोष काल है सूर्य अस्त होने के बाद प्रदोष काल शुरू होता है। जनरल समझ लीजिए शाम के 6:30-7 बजे से के बाद में आप ये पूजा कर सकते हैं। तो कब तक? आधे घंटे। नहीं, मतलब ये है कि 6:30 के बाद हम स्टार्ट करें। 2.5 घंटा। अच्छा, तो 6:30 से 8:30 8:30 9 तक। बस 8:30-9 तक आप ये पूजा कीजिए, जोर जोर से बोलिए
और ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का आप उच्चारण कीजिए और उसके बाद में जो 5 केले रखे हैं उस केले के बारीक बारीक टुकड़े करके 11 लोगों को बाटी बाहर के लोग दीजिए। आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। जो कटोरी के अंदर जो पानी रखा हुआ है तुलसी और मिश्री का, वो अपने घर में बांटिए। आप उसका तीर्थ लीजिए। ऐसा करने से आप लगातार 5 शुक्रवार कीजिए। और आपको स्पीडली अगर उसको और तुरंत जल्दी से अगर फायदा चाहिए, क्योंकि हर आदमी को तुरंत फायदा चाहिए, तो उसने 45 दिन तक ये विधि के साथ साथ 45 दिन तक शनिवार के दिन से हनुमान चालीसा का लगातार अगर पाठ किया तो उसको और जल्दी से उसका फास्ट रिजल्ट मिलते हैं उसके। जी हाँ। पंडित जी, आपका कहना है कि किसी पंडित या किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ये सारे उपाय करके, चाहे नौकरी, चाहे व्यापार, चाहे शिक्षा, कोई भी पेशे में जो भी हो, आप इससे राहत पा सकते हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। हम किसी दूसरे विषय पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, ये बताइए कि इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हमारा पता है यूसीएन केबल नेटवर्क, 12 माइलस्टोन बिल्डिंग, रामदास पेट, नागपुर।